무궁화 नमस्कार व्यूवर्स, 꽃이 피었습니다. फिर से स्वागत है आपका राकेश द स्टोरी टेलर आपके खुद के यूट्यूब चैनल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज खौफनाक जंगल वाली बातें। ये कहानी है रैंडम सब्सक्राइबर की। पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले हर मोड़ के पीछे एक रहस्य होता है, और इन्हीं रहस्यों के पीछे छुपे होते हैं शैतानी शक्तियों के राज। हम लोग एक पहाड़ी राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। ये कहानी मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी सरकारी मुलाजिम थे। ऑफिस के काम की वजह से कई बार घर लौटने की देरी हो जाया करती थी। उस वक्त आज की तरह आधुनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे। पहाड़ी रास्तों के बीच जंगल की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। जो जंगल दिन में खूबसूरत नजर आते थे, वह रात के अंधेरों में किसी शैतान की रहने की जगह जैसी लगती थी। मेरे दादाजी निडर स्वभाव के थे, और वो देर रात जंगलों को पार कर घर पहुंच जाते थे। उनके देर से आने पर कई बार उन्हें उनकी माँ से डांट भी पड़ती थी। लेकिन फिर एक रात जंगल के रास्ते से घर लौटने के दौरान उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि उस रात उनको सामना हुआ प्रेत आत्मा की, जिसका भयानक चेहरा और रूप कपाने वाली उसकी मौजूदगी ने उनके शरीर का खून जमा दिया था। उस समय सर्दी के दिन चल रहे थे और रात कुछ जल्दी घिर जाती थी। दादाजी कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपने ऑफिस से अधिक देर तक रुक गए थे। काम खत्म करने के बाद वो जंगल वाले रास्ते से घर की ओर चल पड़े। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, शायद जल्दी बर्फ पड़ने वाली है। कोहरे की चादर से आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर छुपा लिया था। कोहरे की वजह से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दादाजी बचपन से ही उस रास्ते से आ जा रहे थे, इसलिए उन्हें उस रास्ते की पूरी जानकारी थी। पूरी जानकारी। रात में जंगलों में गूंजती अजीब अजीब आवाजें और कोहरे का सफेद रंग रात को और ज्यादा डरावना बना रहा था। तेज कदमों से घर पहुंचने की जल्दी में दादाजी को जंगल में किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में औरत की आवाज को अपनी कल्पना मान दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को जंगल में किसी के होने का तो सवाल ही नहीं होता। और ये सोचते हुए वो घर की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें उस औरत के रोने की आवाज और जोर जोर से सुनाई देने लगी। अब दादाजी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस औरत की आवाज को पीछा करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि इस जंगल में रात को कौन रो रहा है? क्या उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है? इसी सोच के साथ वो उस दिशा की ओर बढ़ चले जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद जंगल में पसरे कोहरे के बीच एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ी एक औरत रोती हुई नजर आई, जिसने अपने बालों से अपने चेहरे को ढका था। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वो उस औरत के करीब पहुंच रहे थे, उनको और ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। उस जगह से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही थी। औरत के नजदीक पहुंचते पर उन्होंने उस औरत से पूछा कि रात को इस जंगल में आप क्या कर रही हो? परंतु औरत ने बात को अनसुना कर मैं रोना जारी रखा और दादाजी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया। कोई नहीं। दादाजी ने वही बात फिर से पूछी, फिर से कोई जवाब नहीं। उस औरत की रोने की आवाज उस पूरे जंगल को और डरावना बना रहा था। इसके बाद दादाजी ने दोबारा उस औरत से पूछा कि आपका घर कहाँ है?
लेकिन उस औरत ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। इसके बाद दादाजी ने खींचते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह तुम अपने घर चली जाना। इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं, बहुत से। बस घर जाने की बात सुनते ही उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और अपना सर उठाकर दादाजी की तरफ देखने लगी। अब दादाजी को चांद की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत को चेहरा देखकर दादाजी के शरीर का मानो खून जम गया हो। औरत का आधा चेहरा उसके बेतरतीब बालों से ढका था। उसकी आंखों की पुतलिया का रंग सफ़ेद था और उसके काले नाखूनों को देखकर लगता था कि उसके शरीर में बहने वाले खून का रंग भी काला पड़ गया हो। और उस औरत के शरीर से आती बदबू के उनको सांस लेना भी दूभर हो गया था। अब तक दादाजी को समझ में आ चुका था कि वो किस प्रेतात्मा को अपने साथ घर चलने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस प्रेतात्मा ने मेरे दादाजी से कहा, तुमने मुझे अपने घर आने का बुलावा दिया है और आज से मैं तेरे घर में ही रहूंगी। दादाजी जानते थे कि वे उस जंगल में प्रेतात्मा का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे वो प्रेतात्मा भी चलने लगी। पूरे रास्ते दादाजी ने उस औरत से कोई बात नहीं की और ना ही दोबारा उस प्रेतात्मा को पीछे पलट के देखने की हिम्मत की। दादाजी के घर लौटने में बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से दादाजी की माँ परेशान होकर घर के आंगन पर खड़ी होकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तभी दूर से कोहरे के बीच उन्हें दादाजी आते हुए दिखे, लेकिन अपने बेटे को वापस घर आते देख वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई। जैसे ही दादाजी ने अपने घर के बाहर पहुंचते तो उनकी माँ ने उनसे तेज आवाज में कहा कि ये किसे अपने साथ ले आया है। इसके बाद दादाजी ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो उस प्रेत आत्मा को देखकर दादाजी घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। दादाजी की माँ अपने कुल देवता पर अटूट विश्वास रखती थी और नित्य उनकी पूजा किया करती थी और इसी की वजह से घर के चारों तरफ फैली कुल देवता की शक्ति के कारण वो प्रेतात्मा घर में घुस नहीं कर पा रही थी। घर के भीतर तो सभी उस प्रेतात्मा से सुरक्षित थे, परंतु दादाजी घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे और बाहर दादाजी को उस प्रेतात्मा से जान का खतरा भी था। अब दादाजी की माँ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करने लगी और कुल देवता से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। दादाजी की माँ ने शरीर में अब उनके कुल देवता प्रवेश कर देते। हमारे पहाड़ी गांव में आज भी परिवार के कुल देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अपनी दर्शन देते हैं और उनकी समस्या को हल करते हैं। दादाजी की माँ ने प्रेतात्माओं से कड़क आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? क्या चाहती है तू? इस पर प्रेतात्मा ने कहा, मैं तेरे घर अपने आप नहीं आई हूँ। तेरे बेटे ने मुझे घर आने को कहा था और अब मैं तेरे बेटे को भी अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। इस पर दादाजी की माँ ने गुस्से में कहा कि अगर तू ने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा वजूद मिटा डालूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पास ही मौजूद चूल्हे से एक जलते कोयले को हाथ में उठाकर उस प्रेतात्मा की ओर फेंका, जिससे वो प्रेतात्मा तिल में ना उठी और बोली, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो मुझे उसकी जान के बदले दूसरी जान देनी होगी। दादाजी की माँ ने प्रेतात्मा की बात सुनते ही आंगन में बंधी बकरी को खोल दिया
और उस प्रेतात्मा से बोली, अगर जान लेनी है तो इस बकरी की ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। भयानक हंसी हंसते हुए उस प्रेतात्मा ने उस बकरी की गर्दन में अपनी दांत गाड़ दिए और बकरी के शरीर से खून पीने लगी। उसके बाद उस प्रेतात्मा ने बकरी के शरीर से टुकड़े टुकड़े कर खून और मांस को अपनी भूख मिटाकर चली गई। दादी ने बताया कि दादाजी को इस घटना के पूरे 2 दिन बाद होश आया था। उस प्रेत आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए घर में कुल देवता का पूजा पाठ भी कराया गया। इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए में ले लिया था और दोबारा रात में अकेले उस जंगल में कभी नहीं गए। कुछ गांव वाले का मानना है कि आज भी उस जंगल में रात को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राकेश द स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप मेरे मेल आईडी पे, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे रखी है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं ताकि अगली बार मैं आपकी कहानी चॉइस करके सबके सामने पेश कर सकूँ। इस बार मैं कहानी लेके आया हूँ जिन की। हाँ, जिन, जो कहने के लिए हमें काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो वो आसानी से नहीं चला जाता। ऐसी एक कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम सुरेश है। ये रहने वाले हैं लखनऊ के। ओके, आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम दिनेश है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दिनेश की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम सीमा था, उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। बड़ी हसीन बातें होती है कि जैसे मंगेतर एक शादी तय हो जाती है तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलता है, उसी तरह उनकी बातें हर रात होती थी। पर एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था तो दिनेश ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया। तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। दिनेश एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दिनेश भी उसको मजाक में बोला, हाँ हाँ बोल, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली आवाज, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दिनेश मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बातें बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझसे बताया। उसने बताया कि रात को 1 या 2 बजे से आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काली लंबी दाढ़ी वाली आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, आ गया मैं अब, देख तेरे साथ क्या होता। उसने दिनेश का गला पकड़ लिया और उससे मेरी सांसें रुक गई। दिनेश ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले ही दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। हाँ, उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन
कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। क्या? ये सुनकर दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही फ़ोन कट कर दिया। उसी वक्त दिनेश ने मुझे फ़ोन किया और उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है, ऐसे कहा। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दिनेश बोला कि ये क्या बोल रही हो तू? दिनेश आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी हुई तस्वीर उतार कर दीपक के सिर पर मार दी। उसके सिर से खून बहने लगा। दिनेश ने ससुर दिनेश के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। सीमा के दादाजी ने बताया कि सीमा को जिन का साया लग गया है। इस पर दिनेश के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने के कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया और सीमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दिनेश ने बाइक निकाली और हम दोनों ने जल्दी अस्पताल पहुंचने का जिम्मा ठान लिया था। वहाँ पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से सीमा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दिनेश को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले सीमा को घर ले आए। सीमा ने दिनेश को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर सीमा के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसको, इसके शरीर को और इसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, बड़ा ही जाना माना दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दिनेश ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे सफ़र कर रहे हैं। बस दीपक और दिनेश और सीमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया और दीपक और सीमा का एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राकेश द स्टोरी टेलर चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नई कहानी से। तो व्यूअर्स, ये दुनिया रहस्यमय से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक रहस्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर बना बर्मुडा ट्रायंगल। हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा, इन 3 जगहों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़े समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही न तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। यहाँ पहली बात है तो दुनिया को कोई भी जहाज जाता नहीं है। लेकिन अगर भूल से भी कोई जहाज पर यहाँ पहुँच जाए तो पता भी नहीं चलता कि जहाज के आसमान निकल गया या समुद्र।
यहाँ तक कि दुनिया की किसी भी नक्शे में बर्मुडा ट्रायंगल को नहीं दिखाया जाता है। वैज्ञानिक भी बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्य को पक्के तौर पे पता नहीं लगा पाए कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को खा जाती है। सैकड़ों सालों से बर्मुडा ट्रायंगल लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले न जाने कितने ही समुद्री जहाज और प्लेन खो चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा पेश आया था लगभग 4 या 5 दिसंबर 1945 को, जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिला के रख दिया था। अमेरिकन नेवी के 14 पेशेवर पायलट एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ निकले। बर्मुडा ट्रायंगल, लेकिन सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल सेंटर फोन करके बताया कि यहाँ तो कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। चार्ल्स ने बताया कि उसके जहाज के तीनों कंपस के काम करना बंद कर दिया है। उसने बताया कि उनको दिशा का कोई अंदाज नहीं आ रहा है। ये सब कुछ अजीब सा है। यहाँ तक कि समुद्र भी ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और उसकी कुछ देर बाद ही उनका कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया। 14 पायलट कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। उसी शाम उनको ढूंढने को एक नाकाम कोशिश एक दूसरा प्लेन भेजा गया बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट बाद ही उसका संपर्क भी टूट गया। कंट्रोल सेंटर से और उस प्लेन और उसके पायलटों का भी कोई कभी नामो निशान नहीं मिला। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों को खो जाना कोई नई बात नहीं है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ जाता है। कोलंबस बताता है कि उस जगह पहुंचते ही उनको ऐसा लगा मानो कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वो अजीब अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी और उनका जो कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। बर्मुडा ट्रायंगल को इस नाम सन 1964 में मिला था। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के दूसरे किताबी रहस्य की तरह नहीं है, बल्कि एक असली रहस्य है जिसको दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की मिलिट्री भी अपने जहाज उस इलाके में भेजने से बचते हैं। पिछले 100 साल की ही बात करें तो करीब 1000 जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में खो चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास इलाके में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा यूएफओ देखे जाने के मामले भी सामने आए हैं। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एलियंस के जहाज। और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणियों का बेस है और उन्हें इंसानों का वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर कोई इंसान वहाँ चला जाए तो एलियंस उसको किडनैप कर लेते हैं और फिर वो किसी दूसरे ही डायमेंशन यानी आयाम में खो जाते हैं। कुछ टाइम पहले वैज्ञानिकों ने बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य पता लगाने का दावा किया था। हाँ, दावा किया था। वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास मीथेन गैसों का भंडार है, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमैलिस होती है और इसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है। दावा यह भी किया गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ बहुत ही तेज़ हवाएं चलती है जो कि जहाज़ों को अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन साइंटिस्ट के इन दावों में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए। अगर तूफान की वजह जहाज़ गायब हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है कि जहाज़ सही सलामत मिल जाने लेकिन उसके किसी यात्री का पता ना चले। जैसा कि मेरी सेलेस्ट्री नाम का जहाज के साथ हुआ था। यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया था। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चला। साथ ही आपको बता दूं कि 1964 में जब बर्मुडा ट्रायंगल का नाम रखा गया था, उसी साल अमेरिका में एक अंडर वाटर बेस इस बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में बनाने का फैसला किया गया था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पता लगाने का वैज्ञानिक आवाज़ डालने का एक नाकाम कोशिश है। बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह इतना ज़रूर साबित करता है कि साइंस की इतनी तरक्की करने के बाद भी इस दुनिया में इतने राज छुपे हैं जिनका इंसान आज तक ठीक से